Dear students, I am going to describe you the next topic of nationalism in Europe. 4.3, the strange case of Britain. Okay, we discussed in the previous video about the unification of Germany and Italy. Okay, in both countries we saw that Germany and Italy were unified through revolts, unified through different types of people's contribution. Okay, there were some type of violence was involved in these two countries. जैसा हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देखा, जैसा हमने इटली की यूनिफिकेशन में देखा, गैरीबाल्डी का, कैबूर का, मैजिनी का कंट्रीब्यूशन, जैसा हमने जर्मनी के केस में देखा कि ऑटो वन बिस्मार्क ने आर्मी की सहायता से जर्मनी को यूनिफाई किया। लेकिन इन सारे केसेस से अलग केस था ब्रिटेन का, इसलिए यहाँ लिखा हुआ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जैसा एक और जर्मनी और इटली ग्रीक में लोगों ने रिवोल्ट किया, आर्मी की सहायता ली, मोनार्की को हराया, वैसा ब्रिटेन के यूनिफिकेशन केस में नहीं हुआ। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो हुआ उसमें मेनली रोल रहा पॉलिटिकल पावर्स का। What does it mean? Means through different type of acts, through the parliament, Britain was mainly unified. There was only a limited role of army, there was a limited role of people's violence. Mainly the role was of the parliament and of the acts. कानूनों के तहत कानून बना करके ब्रिटेन को यूनिफाइड किया गया। अलग अलग जो नियर बाई हिस्से थे ब्रिटेन को, उन सब को इकट्ठा करके ग्रेट ब्रिटेन नाम की एक एंटिटी मीन्स एक नई कंट्री सामने आई। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करते हैं कैसे आज ग्रेट ब्रिटेन बना। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ग्रेट ब्रिटेन। इन ब्रिटेन the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution। जैसा हमने देखा फ्रांस में हुआ, जैसा हमने देखा जर्मनी इटली में हुआ, कोई अपने यहाँ ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिवोल्यूशन या कोई अचानक से लोगों का विद्रोह कर देना। इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Wales, Scot and Irish। अब समझिएगा, जो ब्रिटेन के एरिया में लोग रह रहे थे, they were having different type of identities according to their culture। इंग्लिश कल्चर के लोग थे, वेल्स कल्चर के लोग थे, स्कॉटिश और आयरिश। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर मराठी कल्चर, उड़िया कल्चर, बंगाली कल्चर अलग अलग होता है और हम सारी कल्चर सारे स्टेट मिलकर के एक कंट्री इंडिया बनाते हैं। वैसे ही किस तरीके से इंग्लैंड में हुआ ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 18th century के पहले तक, प्रायर टू द 18th century, every people of Britain they were having their own identity like English, Wales, Scottish और Irish। ये जो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश है, ये वहाँ के एरिया के नाम है मेनली। तो इंग्लैंड में रहने वाले लोग इंग्लिश, वेल्स एरिया में रहने वाले लोग वेल्स, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग स्कॉटिश कहलाते थे। ठीक है, all of these ethnic groups had their own cultural and political tradition। all of them they have their own culture, own language, own political tradition, customs। ठीक है, but as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island। अब समझिए, सबका कल्चर अलग अलग था, लेकिन इंग्लिश नेशंस मीन्स इंग्लिश बोलने वाले एरिया के लोग का कंटिन्यूस इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया, पावर बढ़ती चली गई, वेल्थ बढ़ती चली गई। सो दैट्स वाई दे वेर एबल टू have the influence over the other nations of island। means because of the wealth and power, English people hold their influence on the other peoples like Wales, Scot and
आयरलैंड। अपने पावर और पैसे के बल पे इंग्लिश मैन लोगों ने, इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के एरिया के लोगों पर अपना इम्पैक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ तक अभी कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हुई, केवल पावर वेल्थ की बात हो रही है। अब द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England its center came to be forged. The English parliaments got the power from monarchy in 1688। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग एरिया के लोगों ने मोनार्की से पावर छीन ली। कब? 1688 में। और मोनार्की के पावर्स एंड करके सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट ने, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले लोगों ने अपने हाथों में ले ली, मीन्स इंग्लिश एरिया वाले लोगों ने, ठीक है। कब किया ये उन्होंने? 1688 में, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड टू कैप्चर द अदर एरियाज। कैसे किया उन्होंने? 1707 में उन्होंने बनाया एक नया एक्ट, नया कानून, उसका नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। देखिए पहला काम, पहले तो इंग्लिश पार्लियामेंट मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग पीपल गॉट द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। अब उन्होंने अपना एक्सपांसन कैसे किया? इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने एक नया कानून बनाया 1707 में, उसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। इसके तहत स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। स्कॉटलैंड बिल्कुल नियर बाई है इंग्लैंड के, और स्कॉटलैंड को मिलाकर के एक नया कंट्री बनाई उन्होंने, उसका नाम दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आज आप देखिए, जब हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूके जब बोलते हैं, तो यूके में स्कॉटलैंड, आयरलैंड के एरिया भी शामिल कर लेते हैं हम, जबकि आज आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन है, स्कॉटलैंड भी उसका एक काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट पार्ट है। किसका? यूके का। लेकिन मोस्टली आज क्या बोला जाता है? इंग्लैंड बोला जाता है। इंग्लैंड एक अलग नेशन है, आयरलैंड एक अलग नेशन है, और स्कॉटलैंड एक ऑटोनॉमस एंटिटी है यूनाइटेड किंगडम के अंडर में। तो यूके जब हम बोलेंगे तो उसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सब शामिल होंगे, लेकिन एज अ कंट्री आयरलैंड और इंग्लैंड अलग अलग है। तो उस समय 1707 में इन्होंने स्कॉटलैंड को मिलाकर के क्या बना लिया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। मीन्स अब इंग्लिश पार्लियामेंट के कानून स्कॉटलैंड पे भी लागू होंगे, ठीक। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members। The growth of British identity meant that the Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed। सिंपल सी बात है, इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने मोनार्की से पावर छीनी थी 1688 में, दे हैव देयर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ओके। सो देयर वाज a very minor representation of Scotland people in the English Parliament. So the English people were able to suppress the culture, the political institution and identity of the Scotland people। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने, इंग्लिश मैन ने स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी को दबाना शुरू कर दिया जब उन्होंने स्कॉटलैंड को यूके में मिला लिया। क्लियर? आगे यही बात डिस्क्राइब करके लिखी हुई है। द कैथोलिक क्लास दैट इनहेबिटेटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल डिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वेयर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। मीन्स स्कॉटिश लोगों को उनकी लैंग्वेज बोलने से, उनके कल्चर को मानने से, उनकी नेशनल ड्रेस को पहनने से सबसे मना कर दिया गया। पूरी तरीके से इंग्लिश पीपल ने अपना इम्पैक्ट उनके ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया। इस तरीके से एक पार्ट स्कॉटलैंड यूके में शामिल हो गया, केवल एक एक्ट बना करके, कानून बना करके। क्लियर? इसलिए बात आ रही है स्ट्रेंज केस ऑफ
ब्रिटेन की, कि कोई बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं किया, केवल कानून बना करके कब्जा कर लिया। ठीक है। सिमिलर टाइप का केस कहाँ किया इनने? आयरलैंड के साथ। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, फेट मतलब भाग्य। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है। ईसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनकी दो ब्रांचेस होती हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दोनों रहते थे आयरलैंड में रहते थे। बट इंग्लिश पीपल स्टार्टेड टू हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। ध्यान रखिएगा ये क्यों हुआ। ठीक है। ये बात क्यों आई कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों ने प्रोटेस्टेंट लोगों को, जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोग रह रहे थे, उनको हेल्प करना। वाई? बिकॉज इंग्लैंड इज द कंट्री ऑफ प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी। पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोगों की है। जबकि यदि पूरे वर्ल्ड के प्रॉस्पेक्टस से हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कैथोलिक क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी में है। ठीक है। तो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के दो ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो इंग्लिश पीपल स्टार्टेड टू हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब आप सोचिए कि आयरलैंड में भी कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, लेकिन इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट देना शुरू कर दिया ताकि कैथोलिक लोगों को दबाया जा सके। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सरप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। सोचिए आप, 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली तरीके से यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आप देखिए 1707 में स्कॉटलैंड हुआ, लेकिन उसके बहुत 94 ईयर्स के बाद आयरलैंड शामिल हो पाया। मतलब इतना लंबा स्ट्रगल आयरलैंड में चलता रहा। आयरलैंड उतने समय तक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बना रहा, या उतने या कहना चाहिए 1707 से 1801 तक आयरलैंड के पास खुद की ऑटोनॉमी रही। वो यूके का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1801 में फोर्सिबली तरीके से प्रोटेस्टेंट लोगों का सपोर्ट पा करके आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों ने इसको यूके का हिस्सा बना दिया। ओके, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेस्टेंट पीपल ऑफ इंग्लैंड। मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। आयरलैंड was the country of Catholic and Protestant. The people of the Ireland mainly were Catholic majority, but the Protestant who were in the minority community, they got the support from the England. They got the support from English Protestant people, and with this help, the Protestant people of Ireland, they डोमिनेटेड द कैथोलिक पीपल ऑफ देयर कंट्री। मीन्स आयरलैंड के कैथोलिक लोगों को दबा दिया गया और फोर्सफुल तरीके से 1801 में आयरलैंड को यूके का हिस्सा बना दिया गया। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड को मिला करके एक नया ब्रिटेन बना। आज आप देखिए ब्रिटेन कोई नहीं बोलता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड अलग अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं, क्योंकि आयरलैंड अलग कंट्री है, इंग्लैंड अलग कंट्री है। ठीक है। लेकिन उस समय ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन उस समय एक इम्पीरियल पावर थी, कॉलोनियल पावर थी, जिसने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना के रखा था। उसमें एक हमारा देश भी शामिल था। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन लाइक द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, द गॉड सेव अवर नोबल किंग,
the English language were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union. किस तरीके से स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला करके इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ने अपनी सारी चीज़ें इन लोगों पर अपनी इम्पोज कर दी, जैसे नया ब्रिटिश फ्लैग बना दिया, नई नेशनल एंथम बना दी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इनके ऊपर इम्पोज कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से यूके का निर्माण हुआ। इसलिए स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, जहाँ पर कोई बहुत किसी पर्टिकुलर पर्सन का, गैरीबाल्डी, काबूर, मैजनी जैसा किसी का रोल नहीं रहा, केवल एक्ट बना करके पार्लियामेंट के थ्रू आयरलैंड और स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया गया। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको आप होमवर्क साइड में करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, इसके पहले गैस्पी गैरिबाल्डी के बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है। गैस्पी गैरिबाल्डी इज़ परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर। इसके बारे में कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विजुलाइजिंग द नेशन। अब समझिए आप इस बात को। विजुलाइजिंग द नेशन मीन्स नेशन को विजुलाइज करना, नेशन को देखना, एक स्टैचू, एक मूर्ति, एक व्यक्ति के तौर पे। ये कॉन्सेप्ट उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ में सामने आया। आपको ध्यान होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी फ्रांस को फादरलैंड कहा गया था कि फ्रांस की धरती, फ्रांस जो एज अ नेशन हमारे पिता के समान है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, फादरलैंड, फ्रांस को फादरलैंड कहा लोगों ने। जैसे आज हम अपनी भारत को भारत माता कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। ये धरती हमारी माँ है, मीन्स भारत माता की मूर्ति बनी है, भारत माता की फ़ोटोज़ बनी है। हम अपने भारत को एक वुमेन फिगर या एक फीमेल फिगर के तौर पे देख पाते हैं। तो विजुलाइजिंग द नेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया, ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके, क्योंकि कंट्री एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो दिखाई नहीं देता है। तो लोगों को यूनाइट कैसे किया जाए, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट स्टार्टेड टू विजुलाइज द नेशन। देखिए, वाइल it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? सिंपल सी बात है कि किसी नेशन को हम एक चेहरा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out of by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation to a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. Allegory means symbol. ठीक है ना, धीरे धीरे करके एक फीमेल फिगर लोगों कंट्रीज़ की एलोगरी मीन्स सिंबल बनता चला गया। मीन्स नेशन को एक फीमेल फिगर के तौर पे विजुलाइज किया जाने लगा, सो दैट द पीपल कैन यूनाइट देमसेल्फ ईजिली, कि हमें अपनी माँ को या हमें अपने पिता को सेव करना है आउटर पावर से या मोनार्की से जो इसके ऊपर मिसरूल कर रहे हैं। ठीक है, You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. आपको याद होगा क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक फीमेल फिगर की फ़ोटो बनी हुई थी, उसमें कई सारे सिम्बल्स उन्होंने शो किए थे, जैसे कि द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप, ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज़ जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। आपको ध्यान होगा ये पिक्चर आप क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में देखी होगी कि चैन टूटी है, एक कैप लगाई हुई एक लेडी ने। तो ये सारे जो सिम्बल्स थे उनकी अलग अलग मीनिंग होती थी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सिमिलर फीमेल एलोगेरीज वेयर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। इन फ्रांस सी वाज क्रिश्चियन मैरीन। ठीक है, फ्रांस में नेशन को मतलब उस फीमेल फिगर को मैरीन का नाम दिया गया। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन।
Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade, statue of Marine were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it. Marine images were marked on coins and stamps. ये देखो, ये देखिए, the postage stamps of 1850, the figure of Marine representing the Republic of France. ये Marine की इस फोटो बनी हुई है, पोस्टल स्टैम्प में, कॉइन में बनाई गई, ठीक है, ताकि लोगों को यूनिफाई किया जा सके। एलोगरी की मीनिंग लिखी हुई है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टांस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एलोगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। तो एलोगरी का मतलब होता है सिंबल के थ्रू अपने इमोशंस को या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो फ्रांस में ये काम किया गया, मेराइन की स्टैचू बना करके, और उसको कई सारे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। उसने क्या पहना हुआ था? रेड कैप, ठीक है, उनके हाथों में ट्राई कलर का फ्लैग भी था, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स क्लास 9 की फ्रेंच ट्यूशन की बनी हुई है, आप देखिएगा। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलुगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया नाम दिया गया जर्मन की फीमेल फिगर को। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया फियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। ये देखिए, ये जर्मेनिया की फ़ोटो बनी हुई है, ये ओक लीव का क्राउन पहना हुआ है इनने, हाथ में शोल्ड है, ये फ्लैग बने हुआ है। तो जर्मेनिया को इस तरीके से एक फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया गया। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में मेनली यही पॉइंट आता है कि नेशन को एक स्टैचू, एक पर्सन के थ्रू दिखाना। फ्रांस में मैराइन और जर्मनी में जर्मेनिया और भारत में भारत माता, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्यों किया गया? ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा सके। ये देखिए नीचे मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स दी गई है। ब्रोकन चेन का मीनिंग होता है बीइंग फ्रीड, मतलब हमने चैन तोड़ दी है। यदि मूर्ति में, स्टैचू में उसके हाथों में चैन बंधी हुई, जंजीर बंधी हुई है और वो टूटी हुई, इसका मतलब है वो आज़ाद हो चुकी है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये देखिए आप, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये देखिए, ये ब्रोकन चैन, इसकी मीनिंग क्या हुई? बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, इसकी मीनिंग क्या हुई? सिम्बल्स ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो हमने देखा ओक लीव्स पहनी हुई है इनने, इसका मीनिंग क्या है? हीरोइज्म। यहाँ पर बनी हुई है वो, ये देखिए क्राउन, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स जो यहाँ बने हुए हैं, फ्लैग, शॉर्ट, ब्रोकन चेन्स, ये सब की मीनिंग यहाँ बताई गई है। ये 1 मार्क क्या आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की मीनिंग या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। थैंक यू।